देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप के बारे में डिस्कस किया था और किन किन क्रॉप्स को हम खरीफ में यूज़ करते हैं, यानी कि उसको तैयार करते हैं, और किन क्रॉप्स को हम रबी में तैयार करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है ना। ऐसा ही है। आज हम देखेंगे आखिर क्रॉप को तैयार कैसे किया जाता है ना, उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं, क्या क्या ज़रूरतें होती हैं क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए, उनके बारे में ये बेसिक लेक्चर है ना। जो आप देख रहे हैं कि बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में आप देख सकते हैं जो मेन जो प्रैक्टिसेस हैं जिनको सिक्वेंशली यूज़ किया जाता है, उसमें से आप देख रहे हैं कि 7 स्टेजेस हैं, मेजर 7, ये सब बड़े 7 स्टेजेस हैं। इनमें आप देख सकते हैं पहला क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा सोइंग, तीसरा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फोर्थ क्या है हमारे पास इरिगेशन, फिफ्थ क्या है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, देन हार्वेस्टिंग एंड देन लास्ट इज स्टोरेज, है ना। पहले तो इनको बेसिक सेंस में मैं आपको बता देता हूँ इनका हिंदी में इनका क्या मतलब निकल रहा है ना। उसके बाद इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो पहला देख रहे हैं आप प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब ये हुआ कि हमें क्रॉप को प्रोड्यूस करने से पहले जिस लैंड पे, जिस खेत में आप क्रॉप लगाना चाह रहे हैं, उस खेत के जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसको हमें रेडी करना होता है, प्रिपेयर करना होता है। क्यों करना होता है, कैसे करना होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो प्रोसेस होगा कि क्रॉप को उगाने के पहले सबसे पहला स्टेप में क्या होगा, सॉइल को क्या करना रेडी करना, तैयार करना, ठीक है ना। अभी कैसा होगा वो बाद में देखेंगे। दूसरा होगा जब सॉइल प्रिपेयर हो जाएगा तो हमारा जो सेकंड स्टेप होगा वो क्या होगा, सोइंग। सोइंग का मतलब होता है बीज लगाना, बुआई करना, है ना। हिंदी में हम लोग बोलते हैं बुआई कर रहे हैं ना। सबसे पहले सुने होगा कि जुताई चलती है ना। जुताई करते हैं ना, पहले खेत जोता जाता है, हिंदी में बोलते हैं हम लोग। उसके बाद बुआई होती है, यानी कि सीड्स को लगाया जाता है। सीड्स मतलब समझते हो ना, बीज, है ना। जिस भी फसल को आपको लगाना है उसके बीज हमें लाना होगा, है ना। और वो बीज मार्केट में भी अवेलेबल हो जाते हैं। आप जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है, सरकारी डिपार्टमेंट, वहाँ पे जाके भी आप ले सकते हैं। कई सारे हमारे पास ऑप्शन होते हैं, आप खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आप में कैपेसिटी है तो। उसके बाद हमारे सेकंड स्टेप क्या हो गया फिर, सोइंग का, यानी कि बीज लगाने का। तीसरा हमारे उसमें अगला स्टेप जो मेजर आएगा वो क्या है बताओ, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, यानी कि हमें जब एक बार बीज लग गया उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होने जा रहा है कि हमें खेत में मैन्योर और फर्टिलाइजर को देना होगा। मैन्योर और फर्टिलाइजर ये बड़ा सीरियस टॉपिक है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ये मैन्योर खाद समझते हो, खाद बोलते हैं ना कि खेत में खाद डालना है ना। तो ये जो खाद जिसको आप बोलते हैं ना हिंदी में, वही मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, दो अलग अलग तरीके की चीज़ है। एक मैन्योर है और एक फर्टिलाइजर है ना। इनमें क्या बेसिक फर्क है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, डिस्कस करेंगे। तो एक समझ लीजिए हम एक्सटर्नली सॉइल में ज़्यादा कुछ ऐड करने जा रहे हैं जिसके वजह से हमारा फसल क्या हो, अच्छा हो। इसका मकसद यही है, ठीक है, क्लियर। जैसे आप क्या करते हैं जानते हैं ना, आप जैसे हॉर्लिक्स पीते हैं, कॉम्प्लान पीते हैं, प्रोटीनेक्स पीते हैं ना, बाजार से लाके आप दूध में यूज़ करते हैं, हॉर्लिक्स डाल लिया, प्रोटीनेक्स डाल दिया, कॉम्प्लान डाल लिया, है ना। इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं ना। तो वो एक तरह से आपके लिए जो काम आपके लिए ये सारी चीज़ें करता है, वैसा ही मैन्योर और फर्टिलाइजर किसके लिए काम करेगा, क्रॉप्स के लिए, समझ रहे हो ना। उसको फ़ायदा पहुंचाने के मकसद से ये ऐड किया जाता है ताकि वो ज़्यादा अच्छा फसल दे, है ना। जो फल साग सब्जी हम उगा रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा उगे, ज़्यादा बेहतर उगे, ये मकसद होता है ना। चौथा हमारे पास क्या है, इरिगेशन। इरिगेशन का हिंदी मतलब होता है सिंचाई करना। सिंचाई मतलब समझते हो ना, प्लांट को पानी देना बहुत सीरियस टारगेट होता है ना, क्योंकि बिना पानी के तो फोटोसिंथेसिस वगैरह तो हो नहीं पाएगा, आप जानते हैं, है ना। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें वाटर का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो क्रॉप्स को भी पानी की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो क्या होता है, जैसे जो हमारे पास खरीफ की फसलें होती हैं
उसमें तो पानी फिर भी हमें बारिश वगैरह से आसानी से मिल जाता है ना। जो रबी की फसल होती है, आप जानते हैं उस समय पे रेन वेन तो होता नहीं, बारिश होती नहीं, मानसून खत्म हो चुका होता है, लेकिन प्लांट्स को फिर भी अपने आप को सरवाइव कराने के लिए, फोटोसिंथेसिस वगैरह सभी काम करने के लिए किस चीज़ का ज़रूरत पड़ने वाला है? पानी का, है ना। और वो पानी उस तक पहुंचाने का जो प्रोसेस होगा उसको हम किस नाम से जानते हैं इंग्लिश में? इरिगेशन के नाम से, यानी कि सिंचाई हिंदी में जिसको बोलते हैं ना। ये सीरियस टास्क, यानी कि बहुत ज़रूरी और बहुत कठिन काम क्यों है, तो ये आप जानते हैं। देखो, जब आप एक खेत में फसल लगाते हैं तो बहुत बड़ा खेत में अगर किसी ने फसल लगाया तो बहुत सारा उसने पौधा लगा दिया, प्लांट्स लगा दिया। अब बहुत सारे प्लांट्स जब आपने लगा दिया तो आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में, लार्ज अमाउंट में आपको उसको पानी देना होगा। अब ये पानी पहुंचाना चैलेंज इसलिए है क्योंकि सभी के खेत के बगल से तो नहर होगा नहीं, कि नहर है या नदी है। जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी के किनारे पानी पहुंचाना आसान है, नदी से पानी पहुंचा दिया किसी तरीके से। लेकिन हमारे जैसे एमपी है, एमपी में सीधी हो गया, रीवा हो गया, जो बिंद का इलाका है, तो आप देखिए यहाँ पे पानी का बहुत कमी है कि नहीं। पीने के लिए ही पानी की कमी हो जाती है गर्मी के समय पे, आप देखते हैं ना। तो आप क्रॉप्स को पानी कैसे पहुंचाएंगे? तो इसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, अलग से हमें कोशिश करनी पड़ती है, बहुत तरीके से किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस होगा इसको हम बोलते हैं इरिगेशन का प्रोसेस, है ना। पांचवा है हमारे पास प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स मतलब, वीड्स वर्ड जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है अनवांटेड प्लांट्स। क्या होता है? अनवांटेड प्लांट्स। ये अच्छे से आप समझ जाएंगे। जैसे आप मान लो घर में आपने एक टब में मान लो गुलाब के पौधे लगाए हो, है ना। आपके घरों में गुलाब या गेंदे, अलग अलग फूलों के पौधे लगे होंगे। तो अब देखिएगा, आपने आपने तो टब में क्या उगाने की कोशिश किया? गेंदे का फूल उगाने की कोशिश की, है ना। लेकिन देखिएगा कि गेंदे के फूल के जो पौधा है उसके चारों तरफ से कई बार घास निकलने लगते हैं। कितने लोगों ने देखा है ये चीज़ होता हुआ कि आपने गुलाब या गेंदे या कोई दूसरा फूल लगाया टब में और उसके बगल बगल घास उगाया? कितने लोग देखा है? हाथ उठाओ जरा। मेरे ख्याल से सभी ने देखा होगा कि हम लगा तो गेंदे के फूल रहे थे पर उसके अगल बगल घास निकल आया। तो ये जो अनवांटेड प्लांट्स है, क्या आप घास उगाना चाह रहे थे क्या? नहीं ना। क्यों? क्यों? घास तो आप पहली बात उगाना नहीं चाह रहे थे, और उग जाने से आपको दिक्कत क्या है, कोई बताएगा? उग जाने से दिक्कत ये है, जो भी आप फर्टिलाइजर या जो भी मैन्योर आप उसमें, या जो भी पानी आप उस प्लांट को दे रहे हैं, आपने क्या सोच के उसको दिया कि ये सब कौन यूज करेगा? उस फ्लावर का जो प्लांट है वो यूज करेगा, है कि नहीं? आपने तो यही सोच के दिया था, ठीक है ना। लेकिन अब वो यूज कौन कर ले रहा है बताओ जरा? वो जो घास है वो यूज कर ले रहा है उसमें से एक हिस्सा। तो ये आपके लिए नुकसान हो गया ना। जो चीज़ गेंदे के प्लांट को मिलना चाहिए था ताकि वो गेंदे का फूल अच्छे से उगे, बड़ा सा फूल हो, लेकिन वो सारी चीज़ें कौन यूज कर ले रहा है बताओ? घास यूज कर ले रहा है, तो ये आपके लिए नुकसान हो जाएगा, है ना। तो इन सारे प्लांट्स को निकाल के बाहर करना भी ज़रूरी होता है जो कि आपको नुकसान करे। तो इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव फ्रॉम वीड्स, यानी कि अपने मेन प्लांट को अनवांटेड प्लांट से क्या करना है? हमें प्रोटेक्ट करना है, बचाना है, ठीक है ना। और लास्ट, इसके बाद सेकेंड लास्ट ऑप्शन क्या है? हार्वेस्टिंग, है ना। हार्वेस्टिंग का मतलब लास्ट में कटाई के सीजन आता है ना। जब प्लांट उग गया, फसल रेडी हो, जैसे अभी कौन सा फसल कट के रेडी हुआ जानते हो आप? गेहूं कट गया, है ना। तो गेहूं जब बन के रेडी तो हो गया, लास्ट में आप उस गेहूं के फसल को क्या करेंगे? गेहूं को काटेंगे ना। तो ये जो कटाई का प्रोसेस होगा वो कौन सा प्रोसेस आता है? हार्वेस्टिंग का प्रोसेस, जिसको हम फसल को काटेंगे वाटेंगे, सब कुछ साफ सफाई करेंगे उसमें से, है ना। ये सारी चीज़ें कर लेने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग का प्रोसेस, है ना। और सबसे अंतिम में क्या आता है? स्टोरेज। अब ये भी बहुत एक सीरियस चैलेंज है एक्चुअली में। पूरे क्रॉप जो फार्मिंग का प्रोसेस है वो पूरा ओवरऑल फार्मिंग ही काफ़ी मेहनत का होता है ना। इसीलिए आप देखते हैं लोग फार्मिंग से दूर भाग जा रहे हैं क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना। अब स्टोरेज में क्या चैलेंजेस है? अब स्टोरेज की ज़रूरत ही क्यों है? पहली बात तो ज़रूरत इसलिए है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसा होता है, जो फसल है जो उगता तो साल के पर्टिकुलर टाइम पे है। जैसे गेहूँ, गेहूँ की फसल कब लगा था? रबी के सीजन में लगा था और बारिश से पहले आपने उसको काट लिया, है ना। लेकिन गेहूं की जरूरत तो आपको साल भर पड़ेगी ना। कितने लोग समझ रहे हो?
भाई ऐसा तो है नहीं कि गेहूं बस आप जून जुलाई में खाएंगे, कि मार्च अप्रैल में काट लिया गेहूं और जून जुलाई में गेहूं खाएंगे, मतलब गेहूं मतलब रोटी बना के खाएंगे, और नवंबर दिसंबर में नहीं खाएंगे। ऐसा तो होता नहीं है। साल भर आपको उस गेहूं को यूज़ करना है रोटी के बनाने के लिए, अलग अलग फूड आइटम बनाने के लिए। तो इसलिए ज़रूरी क्या होगा, जब आपकी फसल उग जाए उस फसल को बहुत अच्छे से क्या किया जाए, रखा जाए, प्रिजर्व किया जाए, ताकि साल भर यूज़ कर सके। एक्चुअली साल भर भी नहीं होता है ना, हमारे पास बहुत बड़े बड़े स्टोरेज हैं। फिक्की के अंडर आता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसको देखती है ना। एक डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका जिम्मेदारी होती है इन सारे चीज़ों को मॉनिटर करना और इसकी व्यवस्थाएं बनाना। तो स्टोरेज करना होता है, क्या जानते हो, आपातकालीन के लिए भी स्टोर किया जाता है। आपातकालीन मतलब समझ गया ना, जैसे अभी कोरोना का सीजन था, है ना। तो कोरोना के सीजन में आप देख रहे हैं कि गरीब लोगों को या सभी को दिक्कतें हैं, बहुत ज़्यादा, गरीबों को ही नहीं। तो आप देख रहे हैं कि मजदूर काम नहीं कर पा रहा था, गांव वापस आ गया, तो उसके पास खाने की कमी हो रही थी, है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, देखे होंगे कि सबको खाना पहुंचा रहा है, मतलब चावल धान इस तरह की चीज़ें पहुंचाई जा रही है ना, चावल गेहूँ मटर, है ना, इस तरह की चीज़ें। तो ये जब आपके पास रहेगा तब ना आप दीजिएगा, है ना। तो इमरजेंसी के लिए भी क्या होता है, फूड स्टॉक किया जाता है। कभी आप आपदा आ गया, दूसरे तरीके के आपदा, नेचुरल कैलामिटी हो गया, कि मॉनसून बहुत बेकार हो गया किसी साल का, तो फसल बहुत कम उगेगा, है ना। तो फसल कम उगेगा, पर आपके खाना और हमारा खाना तो नहीं कम हो सकता है ना, हमें जिंदा रहने के लिए तो खाना चाहिए। तो ये सारी चीजें कहाँ से हो पाएगी, तो ये स्टोरेज से हो पाएगी, है ना, समझ रहे हो ना। उसको स्टोर करके रखे रहेंगे और जैसे जैसे ज़रूरत होगा हम उसको यूज़ करते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो स्टोरेज बहुत ज़रूरी चीज़ होती है ना। स्टोरेज में एक अलग तरीके का परेशानी है। किस तरीके का परेशानी है, एक अलग परेशानी ये होता है कि भाई कुछ चीज़ें होती हैं जिसको स्टोर करना भी इतना आसान नहीं है। समझ रहे हो ना, क्यों नहीं आसान है, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने गेहूं स्टोर करना है, तो गेहूं तो आप आसानी से एक शेड बना दिया, एक घर बना दिया, घर जैसा मान लो बना दिया हमने, रूम जैसा बड़ा सा गोडाउन जिसको बोलते हैं, और उसमें हमने क्या कर दिया, स्टोर कर दिया गेहूं को डायरेक्ट, है ना। लेकिन कुछ फसल ऐसे होते हैं जिनको आप, जिसके लिए कोल्ड स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। काहे की जरूरत पड़ती है, कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज समझते हो ना, फ्रिज समझ लो सीधे सीधे, यानी कि हमें एक ऐसा गोडाउन बनाना है जहाँ पे टेम्परेचर को हम बहुत कम कर पाए, रेगुलेट कर पाए, है ना। क्यों, क्योंकि कुछ चीज़ें आप जानते हैं ज़्यादा टेम्परेचर में ख़राब हो जाती हैं, है ना, उसको नहीं रख सकते हैं आप। तो कुछ चीज़ों के लिए हमें कोल्ड स्टोरेज की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, क्लियर, समझ पा रहे हो मेरी बात। जैसे मान लो कोई आम है मान लो, ठीक है ना। अब आम को मान लो सीधी तक आ गया लेके, है ना, मलदहिया आम है मान लो, तो मलदहिया से आम को हमने कैरी करके यहाँ तक लेके आए, और मान लो एक ट्रक आम आ गया, है ना। अब एक ट्रक आम तो आप एक दिन में नहीं खर्च कर लेंगे ना, शहर में, छोटा सा शहर है हमारा, तो वो मान लीजिए हफ्ते भर कंज्यूम होने वाला है। तो जैसे घर में छोटा सा फ्रीज होता है ना हमारे पास, हम एक के जी आम लेके आते हैं और रख देते हैं फ्रिज में कि 2 दिन चल जाए, 3 दिन चल जाए, जिसका जैसा फैमिली चला सके। तो इसी तरह से क्या होता है, बड़े बड़े स्टोरेज भी ऐसे फ्रिज वाले स्टोरेज किए जाते हैं। आप अपने शहर में भी आप देख सकते हैं, सीधी में आप मरेडिया के पास एक जगह है जहाँ पे आप जाइए, आप दिखेगा आपको कोल्ड स्टोरेज लिखा हुआ है, उसमें एसी वगैरह लगे हैं, है ना। तो स्टोरेज को भी बहुत अच्छे से डिजाइन करनी पड़ती है अलग अलग फूड आइटम्स के लिए। समझ रहे हो सब लोग, क्लियर है ना। तो ये सारे बेसिक प्रोसेसेस हैं। कितने लोगों को समझ में आ गया सारे बेसिक प्रोसेस एटलीस्ट, है ना। इसको हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। सबको क्लियर है लाला, सबको, है ना, वेरी गुड। सब सामने आओ जरा पहले तो, चलिए। तो ये सारे हुआ आपके प्रोसेसेस, है ना। अब देखिए इसको बारीकी से डिटेल में डिस्कस करते हैं हम। तो इसमें सबसे पहले क्या था, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, है ना। तो देखिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में ये प्रोसेस आपने करता हुआ शायद देखा होगा, ये बहुत कॉमन इमेज है। हम सॉइल को तैयार करते हैं। सॉइल को तैयार करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए कि जब हम कोई क्रॉप को लगाना चाह रहे हैं, तो जब सॉइल पहले यूज़ नहीं हो रहा होता है,
तो सॉइल बहुत हार्डन हो जाता है, बहुत सूख के बहुत मजबूत हो जाता है, पत्थर जैसा हो जाता है। नोटिस किया है ना? तो इतने ठोस सरफेस के अंदर जो प्लांट्स के रूट्स है ना, वो अंदर नहीं जा पाएगा। कितने लोग समझ रहे हो? बहुत जब हार्ड होगा आपके सॉइल, उसमें प्लांट्स के जो रूट्स होंगे वो अंदर जा ही नहीं पाएंगे। और प्लांट्स का रूट जमीन के अंदर जाना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसी जमीन के अंदर से ही उसको सारे जो ज़रूरत के चीज़ें हैं, पानी है, चाहे वो मिनरल्स है, वो प्लांट को ऑस्मोसिस के हिसाब से उसको खींच के अपने बॉडी तक लेके पहुंचाना स्टेम्स में, है ना? तो रूट्स को अंदर जाना बहुत ज़रूरी है। रूट्स ही वो चीज़ होता है जिसके दम पे प्लांट अपने आप को खड़ा रख सकता है, कि नहीं? प्लांट जो अपने आप को सीधा खड़ा रखता है उसके पीछे रूट्स ही है। रूट्स ही उसको पकड़ के रखता है सॉइल को, और प्लांट सीधे खड़ा रहता है। तो सॉइल के अंदर रूट्स को आसानी से जाए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सॉइल को क्या किया जाए? प्रिपेयर किया जाए। प्रिपेयरिंग में सबसे पहला चीज़ आता है उसको भुरभुरा कर लेना। भुरभुरा मतलब समझते हो ना, कि जो रॉक जैसा हो चुका है, पत्थर जैसा, उसको डस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना एक तरह से, है ना? लूजन अप कर देना, सॉइल को बहुत हल्का कर देना, लूज कर देना, ताकि रूट्स को आसानी से अंदर जा सके। और ये काम होगा किसके दम पे? तो मेरे ख्याल से ये आपने सबने देखा होगा। कितने लोग ये देखे हो? प्लग देखे हैं आप? ये बैल के कंधे में इसको लगा दिया जाता है, देखे हो कि गांव में? देखे हो कि नहीं देखे हो सब लोग? कितने लोग देखे हो? हाथ उठाना जरा। बहुत बढ़िया। तो आपने देखा होगा, ये बैल के कंधे में हम लगा देते हैं। और ये जो देख रहे हो, ये थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप में, ये देखो, ये जो ट्रायंगुलर शेप जिसको मैंने सर्कल कर दिया है, ये सॉइल के अंदर हम धंसा देते हैं, ठीक है ना? अब बैल जैसे जैसे आगे चलता चलता है, और ये क्या करता है? मिट्टी को खोदता चला जाता है। समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से हम सॉइल को क्या करते हैं? तोड़ते हैं, है ना? क्लियर? समझ रहे हैं सब लोग, है ना? तो इस तरीके से हम तोड़ेंगे। फिर इसके भी इस्तेमाल किया जाता है, शायद आप देखे होंगे, बहुत रेयर। इसको सॉइल को पलटने के लिए यूज किया जाता है, देखे हो कभी? जब आप गार्डनिंग वगैरह करते हैं तो सॉइल को उखाड़ के फिर आप पलट देते हैं ना, नीचे का सॉइल ऊपर ला देते हैं, करते हो ना ऐसा, है ना? ठीक है। और एक है जिसको हम लोग बोलते हैं फावड़ा बोलते हैं। फावड़ा जानते हो, है ना? तो इन सब चीजों का, इंस्ट्रूमेंट्स का हम यूज करते हैं किसके लिए? इसको देखियो, खुरपी। खुरपी पहचानते हो? ये सारी चीजें ये सब देखे होगे खेत, गांव के में सभी के गांव में घर में ये रखा हुआ होगा, ये सारी चीजें। इन सब का इस्तेमाल किया जाता है सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए, है ना? ये हम लोग गार्डनिंग में तो खूब यूज करते हैं इस चीज को, जिसको आप खुरपी देख रहे हैं, है ना? जब आप टब के अंदर सॉइल को खोदना होता है, अब उसमें तो फावड़ा और वो तो नहीं चलेगा ना, प्लग नहीं चल सकते, है ना? अब टब के अंदर तो इससे नहीं कर सकते ना भाई। टब के अंदर तो बैल नहीं चला सकते हैं आप, छोटा सा टब के अंदर, है ना? तो वहां पे कौन काम करके देगा आपको? आपको अपने हाथ से करना होगा, खुरपी के दम पे करना होगा। समझ रहे हो सब लोग, है ना? तो इस तरह से हम सॉइल को क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। सॉइल को उठा के लूज करते हैं, नीचे वाले सॉइल को पलटा के ऊपर ला देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है जानते हो? सॉइल को क्यों पलटा जाता है, कोई बताएगा? सॉइल को पलटना इतना क्यों जरूरी है, कोई बता सकता है? सॉइल को पलटना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि होता क्या है, देखो, जो मेन जो पौष्टिक चीजें होती हैं, जो मेन जो जिसमें जरूरी चीजें जो प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए, वो कहाँ पे होता है जानते हो? सॉइल के ऊपरी सरफेस में होता है। कहाँ पे होता है? सॉइल के अपर सरफेस में। सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे मान लीजिए आपने केला खा के छिलका फेंक दिया, ठीक है ना? तो छिलका क्या होता है बताओ? समय के साथ में वो डिकम्पोज होता है ना? और डिकम्पोज होने के बाद वो डिकम्पोज कहाँ पे होता है? सॉइल के सरफेस में ही डिकम्पोजिशन चलता रहता है। पेड़ों से मान लीजिए पत्ते गिर रहे हैं लगातार, जो भी आपके बड़े पेड़ हैं, ठीक है ना, उसके पत्ते झड़ते हैं ना, तो वो जब सरफेस पे गिरता है आपके सॉइल के, तो वो क्या होता है बताओ? समय के साथ डिकम्पोज होता है ना? तो जो सॉइल के जो अपर सरफेस है, उसी में सारे डिकम्पोज्ड मटेरियल होता है, ठीक है ना, जो कि बाद में प्लांट को ग्रो कराने के लिए मदद करता है। कितने लोग समझ पा रहे हो? एक तरह से जो फूड प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए, वो सॉइल के कौन से लेयर पे होता है? अपर लेयर पे। कितने लोग एग्री करते हो? कितने लोग मेरी बात समझ पाए मैं कहना क्या चाह रहा हूं, है ना?
जो भी चीज़ें चाहिए प्लांट को ग्रो करने के लिए वो सॉइल के कौन से सरफेस पे होता है? अपर पे। अपर पे क्यों होता है? क्योंकि जो भी बाहर से गिरता है, जो भी हम गिराते हैं, वो सॉइल के अपर सरफेस पे होता है। एम आई क्लियर? तो वो धीरे धीरे डिकम्पोज होके सॉइल के अपर सरफेस पे ही रहता है, अपने आप से तो वो नीचे घुसेगा नहीं, ठीक है ना। और प्लांट्स के रूट कहाँ पे जाएगा बताओ? सॉइल के नीचे ना जाने वाला है। प्लांट्स का जो रूट है वो सॉइल के नीचे जाएगा और नीचे से उसको सारी चीजों को उसके रूट को मिलना चाहिए ताकि वो खींच के ऊपर पहुंचा सके, है कि नहीं। तो इसीलिए क्या करना पड़ता है, सॉइल को पलटना पड़ता है ताकि ऊपर वाला सॉइल कहाँ चला जाए, हल्का सा नीचे। कितने लोग समझ गए हम? जब हम प्लगिंग करेंगे तो ऊपर वाला जो सॉइल है वो ऐसे निकाल के हम क्या करेंगे, सॉइल को पलट देंगे, है ना। ऐसा करने से क्या हो गया, आपके जो सॉइल है वो एक में वो जो सॉइल है वो क्या हुआ बताओ, पलट के कहाँ चला गया, नीचे। अब जब आपके प्लांट्स के रूट नीचे जाएगा तो वो क्या करेगा बताओ, उन सभी मटेरियल्स को खींचेगा एज अ फूड और एज अ न्यूट्रिएंट्स और कहाँ तक पहुंचा देगा, अपने बॉडी तक पहुंचा देगा। समझ गए हो सब लोग? क्लियर है? इसीलिए सॉइल को पलटा जाता है, टिल्टिंग बोलते हैं इसको, है ना। टिल्टिंग मतलब पलट देना, ठीक है। क्लियर है सबको? है कि नहीं? सबको समझ में आया, है ना। तो ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है ना। तो सारे चीजें समझ में आ गई क्यों प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की जरूरत है। अगला प्रोसेस होता है सोइंग का। सोइंग मतलब क्या होता है बताओ? बीज लगाना। देख रहे हो बीज छिड़क रहा है, आपको इमेज समझ में आ रहा है? देखिए एक फार्मर है जो अपने जैसे नीचे नीचे ध्यान सॉइल को देखो, सॉइल प्रिपेयर हो चुका है। कितने लोग समझ रहे हो? देखो आप देखिए सारा सॉइल भुरभुरा है, देख रहे हो जहां पे फार्मर चल रहा है, देखो इस इमेज में तो आपको सभी सॉइल देखिए नीचे भुरभुरा दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है सबको, है ना। सभी बड़े बड़े जो पीसेस थे उसको हमने तोड़ के देखो छोटे छोटे हिस्से में तोड़ दिया है ना, जुताई करके। अच्छा आजकल जानते हो, आजकल हम जुताई करने के लिए मेनली क्या यूज करते हैं बताइए? सबसे ज्यादा आजकल ट्रैक्टरों का इस्तेमाल होने, ट्रैक्टर बहुत ज्यादा यूज होने लगा है ना, क्योंकि ये कम समय में ज्यादा चीजें हो जाती है, मेहनत कम लगती है ना। मशीन है तो सीधे सीधे उसके ऊपर आप मशीन के उसके सीट में आप बैठिए और उसको चलाते चलिए तो मशीन बड़े आसानी से आपके खेत को रेडी कर देता है कि नहीं, है ना। तो ये देखिए आप पूरा हाँ तो सॉइल को देखिए ध्यान से, बहुत अच्छे से हमने प्रिपेयर कर दिया है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए वो आप क्या कर रहे हैं फार्मर, बताइए। इमेज में आप देख सकते हैं छिड़क रहा है। क्या छिड़क रहा है जानते हो? बीज छिड़क रहा है ना। तो देखिए अलग अलग चीजों के सोइंग का तरीका अलग अलग होता है ना। कुछ चीजों में बहुत सिस्टमेटिक सोइंग किया जाता है, कुछ चीजों में छिड़क देने से भी हो जाता है ना। तो डिपेंड करता है। जैसे आप फ्लावर लगाते हैं देखिए ना, तो एक प्रॉपर डिस्टेंस में आप लगाते चले जाते हैं, है कि नहीं। धान के खेत लगाते हुए देखा है किसी को? धान 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 के रोपा जब लगाते हैं देखो निकाल निकाल के, तो बड़े सिस्टमेटिक लगाते हैं ना, एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस पे, एक ही लाइन पे दिखाई पड़ता है। कभी देखो धान के खेत बड़ा खूबसूरत दिखता है, एक लाइन से सारे धान के पौधे लगे रहते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, शायद मैंने वो इमेज रखा है, ये देखिए, देख रहे हैं? ये सब उठा के जब ले जाएंगे ये लोग, है ना, ये धान के जो रोपा है, और ये लोग बड़े सिस्टमेटिकली फिर लगाते हैं, बड़ा फिर खूबसूरत दिखाई देता है, एक लाइन से आपको प्लांट्स दिखाई पड़ेंगे, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सोइंग का काम चलता है। एम आई क्लियर? ठीक है, तो सबको प्रिपरेशन ऑफ सॉइल समझ में आ गया, सोइंग समझ में आ गया, है ना। आई थिंक सो, है ना। तो आज आपका असाइनमेंट ये होगा कि आप एनसीईआरटी उठाइएगा और उसके पहला चैप्टर के शुरू से लेके कहाँ तक आप पढ़िएगा, शोइंग के टॉपिक तक। एम आई क्लियर? है ना। फर्टिलाइजर से जस्ट पहले तक पढ़िएगा, फर्टिलाइजर और मैन्योर नहीं पढ़ना है, उसके ऊपर तक शोइंग वाले टॉपिक तक आप पढ़ के देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। मेरे ख्याल से कोई डाउट भी नहीं होगी, अगर होगी तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एम आई क्लियर? ठीक है, सबको समझ में आ गया अच्छे से, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए बहुत बढ़िया, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं और आगे फिर हम लोग डिस्कस करेंगे किस पे, फर्टिलाइजर और मैन्योर पे, है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है ना, चलिए, है ना।